हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम अकाउंटिंग के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो लेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बड़े आराम से निपट जाएगा। पहले तो क्लास 11th में पहली बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग पढ़ते समय एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हम सिर्फ पैसों के बारे में और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। जो भी हम एंट्री करेंगे, जो भी हम चीजें करेंगे, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे पहली चीज, और सारा का सारा क्या है, पैसों के बारे में ही पढ़ेंगे। कॉमर्स के लोगों का, कॉमर्स के स्टूडेंट्स का यही है कि उनका लिखना बोलना सब कुछ पैसों में ही होता है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। अकाउंटिंग होती क्या है, इसका एक वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transaction and communicating the result to the users thereof। यानी कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस के अंदर, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, पैसों की लेन देन होगी बिजनेस के अंदर, उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, जो हमारे खाते होंगे, बिजनेस में खाते होंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करना होगा। क्लासिफाई का मतलब है सारे खर्चों को, सारे इनकम को अलग अलग क्लासिफाई करना होगा। खर्चे खर्चों के खाते में और इनकम इनकम के खाते में। ठीक है, लेनदार का खाता अलग, देनदार का खाता अलग। ठीक है, उधारी का खाता अलग और हमारी संपत्तियों का खाता अलग। सारे अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन करना होगा। ये क्लासिफाई के अंदर किया जाता है। समराइजिंग, समराइजिंग यानी कि सारे डिटेल को एक सारांश यानी कि मतलब समराइज करके लिखना होगा इसमें। ठीक है, फिर उन सारे जो भी हमने ट्रांजैक्शन की एंट्री की, क्लासिफाई किया, उनको एनालाइज भी करना पड़ेगा। फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किसको? ये सब कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? यूजर्स को। किसके? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के यूजर्स को। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इसके यूजर्स को ये सारी जानकारी क्या है, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन होगा उसको लिखेंगे, फिर उसको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे, फिर उसकी एक समरी बनाएंगे। समरी बनाने के बाद उसको एनालाइज भी करेंगे कि क्या हुआ, क्या हमने रिजल्ट लिया, क्या नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे। ये सारा डिटेल क्या है, कम्युनिकेट भी करेंगे इसके साथ, यूजर्स के साथ। किसके यूजर्स? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के यूजर्स के साथ। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम आगे कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल यूजर्स को? तो पहली इंफॉर्मेशन है द रिसोर्सेस अवेलेबल। जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है वो हम बताते हैं। फिर हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेस हैव बीन एम्प्लॉयड। जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है वो किस तरह से हमने काम पे लगाए हुए हैं। फिर उसके बाद द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज। जो हमने उनको यूज में लगाया था उसके बाद क्या रिजल्ट हमें मिला हुआ है। अच्छा, यूजर्स की बड़ी बात हो रही है कि बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये बिजनेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन से हैं? तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट इंटरनल यूजर्स और दूसरा पार्ट एक्सटर्नल यूजर्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो भी सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो इंटरनल यूजर्स कौन हुए? जो बिजनेस के अंदर मौजूद है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हुए? जो बिजनेस के बाहर मौजूद है। ठीक है, तो पहले इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं। इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आ जाते हैं ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के मालिक। इनको क्यों जानना है कि हमारे बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? तो भाई मालिक है, इनको तो जानना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ ऑनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मालिक को जानना है। फिर दूसरा हुआ मैनेजर्स। मैनेजर्स को क्यों जानना है बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन, क्या क्या चीज हुई है, कौन कौन से रिसोर्स आए हैं, कौन कौन से रिसोर्स यूज हुए हैं, उसका क्या रिजल्ट आया है। मैनेजर के कंधों पर ये पूरा दामोदर रहता है कि बिजनेस कैसे ग्रो करें। अगर बिजनेस का रिजल्ट उनको नहीं पता चलेगा कि कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, वो आगे की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस ने टारगेट रखा कि उनको प्रॉफिट 1 लाख रुपए का चाहिए, मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपए का। तो मैनेजर्स को जब ये पता चलेगा कि जो हमने तय की थी प्रॉफिट, उससे कम प्रॉफिट आया है, तभी तो वो चीजों को ढूंढेंगे कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे दिक्कत आई। ठीक है, इसी तरह अगर 1 लाख के टारगेट में 1,10,000 या 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, तो भी उनको पता चलनी चाहिए कि ये 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहाँ से आया। ठीक है, ये 20,000 जहां से आया उसको और बढ़ा के इस प्रॉफिट को और वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को क्यों जानना है? ये भी बिजनेस के अंदर होते हैं। अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट जो पूरी अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की। अकाउंटेंट को क्यों जानना है? अकाउंटेंट वो होता है जो बिजनेस का सारा हिसाब किताब करता है। ठीक है,
अगर उसको हिसाब किताब में उसको पिछला बैलेंस नहीं पता होगा कि हमने लास्ट जो शटर गिराई थी, लास्ट जो दुकान बढ़ाई थी, वो कितने हिसाब पे बंद की थी, ठीक है, वो नया अकाउंट कैसे खोल पाएगा। जैसे मान लीजिए कल की तारीख में मैंने 10,000 रुपए, हमारे पास सारे लेन देन के बाद 10,000 रुपए बचे थे। अब जब मैं नई एंट्री करूंगा, नए नए हिसाब, नए खाते में हिसाब करूंगा, तो जब तक मेरे को वो 10,000 पुराना हिसाब नहीं पता चलेगा, तब तक मैं नया चीज मैं कैसे करूंगा, कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि पिछला हिसाब क्या था, ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉइज को कैसे क्यों पता होना चाहिए। एम्प्लॉय जो बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस के कर्मचारी, इनको क्यों पता होना चाहिए। इनको इसलिए पता होना चाहिए कि बिजनेस जो ग्रो कर रही है उसके साथ साथ उनका भी उसी रेट प्रोपोर्शन में ग्रो हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो बिजनेस आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, वही कर्मचारी को ऑन एन एवरेज 10,000 का सैलरी देती है। आगे चल के बिजनेस 5 लाख का प्रॉफिट कमाती है, लेकिन आगे चल के 12,000 का इनको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, 12,000 की सैलरी मिलती है इनको। तो क्या ये उसी प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 5 गुना हुआ है, यानी कि 500% प्रॉफिट हुई है बिजनेस को। लेकिन जो इनको फायदा मिला है, कर्मचारी को फायदा मिला, वो सिर्फ 20% ही मिला है। क्या उसी प्रोपोर्शन में मिला है या उसके आसपास भी मिला है। इसलिए एम्प्लॉयज को भी जानना जरूरी होता है कि बिजनेस के अकाउंटिंग क्या हुई है, क्या चीज है, ठीक है। इसके अलावा ये तो थे इंटरनल यूजर्स, इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों जानना होता है। गवर्नमेंट को इसलिए जानना होता है ताकि जो भी हम टैक्स भर रहे हैं वो सही प्रॉफिट पे भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। मान लो मैंने 10,000 के प्रॉफिट का मैंने जो भी टैक्स बनता था वो मैंने टैक्स दे दिया। अब गवर्नमेंट को कैसे पता कि वो 10,000 ही था मेरा प्रॉफिट। वो मेरे खाते चेक करेगी ना, मेरा अकाउंट चेक करेगी, तभी उसे पता चलेगा हाँ इसने कोई गलत नहीं किया, ठीक है। या अनफेयर कोई डील करता हूँ मैं किसी के साथ, वो भी मेरे अकाउंट में शो कर जाएगा। तो वो चीज गवर्नमेंट पकड़ने के लिए हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग को चेक करती है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो जो हमारे बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं। ये बाहर के लोग होते हैं, बाहर के लोग जो हमारे बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इनको क्यों जानना है। ये इन्वेस्टर हमारे खाते देखेंगे कि पिछले 5-10 सालों में हमारी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हमारे बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे, अगर कर रहा है तो ये हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, इसलिए ये हमारा खाता देखते हैं। लोन प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को लोन देते हैं। अब ये भी हमारा खाता चेक करेंगे कि ये इनको अगर हम लोन देंगे तो क्या ये इस कंडीशन में है कि वो हमारा लोन और विद इंटरेस्ट ये चुका पाएंगे कि नहीं, ठीक है, वरना हम नहीं दे पाएंगे, वरना ये हमें क्या है लोन नहीं दे पाएंगे। सप्लायर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को अपने गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर्स हमारा अकाउंट इसलिए चेक करते हैं, मान लीजिए इन फ्यूचर उनको हमें उधार सामान देने की जरूरत पड़ी, तो पहले वो चेक करेंगे ना कि ये हमें क्या है गुड्स उधार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये लोग चेक करेंगे पहले, ठीक है। अगर हम वो उधारी चुकाने के काबिल हुए तो ही ये हमें उधार दे पाएंगे। तो ये चीज इनको कहाँ से पता चलेगी, ये हमारे अकाउंट देख कर पता चलेगी। कॉमन पब्लिक, आम आदमी को भी इस चीज की इच्छा होती है कि वो भी बिजनेस का अकाउंट देखे और उससे थोड़ा सीख कर वो अपना जो भी उसकी आगे की स्ट्रेटजी होगी वो बनाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर भी होते हैं, जो मैंने लिखा नहीं है माफ करना। कॉम्पिटिटर भी हमारे अकाउंटिंग का यूजर्स होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स भी हमारे अकाउंटिंग को चेक करते हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर हमने प्रॉफिट कमाया है तो कैसे कमाया है, कौन से रिसोर्स हमने यूज में लाए हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है। फिर वो हमारे अकाउंटिंग चेक करके वो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ऐसे हम भी उनके लिए हम भी कॉम्पिटिटर है, हम भी उनकी अकाउंटिंग को देख के हम भी क्या करते हैं, हम भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये बिजनेस में चलता रहता है, ठीक है। ये तो थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उसको पहचान करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने गुड्स खरीदे, बिजनेस ने गुड्स खरीदे, तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है ना, गुड्स के बदले पैसा तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। मिस्टर ए से हमारे बिजनेस ने क्या किया, कुछ गुड्स खरीदे यानी कि सामान खरीदा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया ना उसको मेजर करना कि वो कितनी रकम का सामान हमने खरीदा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मेजर किया, वो सामान हमने 10,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। फिर अगले पार्ट में क्या करना है उसको, फिर अगला क्या है, रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे हमने देखा कि हमने गुड्स खरीदा
खरीदा, फिर हमने मेजर किया उसको कि हमने वो गुड्स 10,000 रुपये में खरीदा था। फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना, एक अकाउंट बनाऊंगा मिस्टर ए का, जिसमें मैं लिखूंगा कि 10,000 रुपये पे हमने गुड्स लिखे खरीदे। फिर उसको क्लासीफाई करना होगा। क्लासीफाई क्या करना होगा कि एक स्टॉक का अकाउंट बनाऊंगा कि 10,000 का स्टॉक आया, एक परचेज का अकाउंट बनाऊंगा कि हमने परचेजिंग की है, और एक उस मिस्टर ए का अकाउंट बनाऊंगा कि मिस्टर ए को हमने क्या है 10,000 रुपये देने हैं। ठीक है, अगर हमने कैश में इस परचेज की है कि उसको पैसे कैश में दिए, तो एक कैश का भी अकाउंट बनाऊंगा कि हमने मिस्टर ए को कैश दिया है 10,000 रुपये। फिर क्लासीफाई में हमने क्या किया, फिर समराइजिंग। समराइजिंग में क्या है, इन सब के फाइनल बैलेंस में बताऊंगा कि अब ले दे के हमें क्या है, हमारे पास 10,000 का गुड्स है और मिस्टर ए को हमने 10,000 रुपये देना है। तो ये मैंने पूरी समराइज करके समराइजिंग उसकी कर दी। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है, ताकि जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं उसको समझ कर क्या है अपना जो भी जजमेंट या डिसीजन ले सके। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग यूजर्स को कम्युनिकेट की जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फिर उसको मेजर करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसके बाद क्लासीफाई करना अलग अलग अकाउंट में, फिर उसके बाद समराइज करना है, यानी कि फाइनल रिजल्ट को समराइज करना है, फिर उस रिजल्ट को एनालाइज भी करना है कि क्या चीज हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है अकाउंटिंग के यूजर्स को। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होगा, मेंटेनिंग अकाउंट, मतलब बिजनेस अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जिसकी भी अकाउंटिंग करनी है, वो रिकॉर्ड सारा मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में सारी एक्टिविटी करने के बाद बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारे पास कितनी अभी संपत्ति है, कितना हमारी खुद की कैपिटल है, कितना हमने बाहर से उधार लिया हुआ है, कितना हमें लोगों को देना और कितना हमें लोगों से लेना है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। हम पैसों के मामले में अभी कहाँ मौजूद है, हमारा बिजनेस अभी कहाँ खड़ा है, ये डिटरमाइन करना, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना होता है। ये भी जो ऑब्जेक्टिव है वो अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्ट है। अगला है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। क्या है, इसमें मैनेजमेंट को बड़ी हेल्प होती है। मैनेजमेंट को भी हम इससे फैसिलिटेट या असिस्ट कर सकते हैं कि वो अपना जजमेंट ले सके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है, हम अकाउंटिंग करते ही इसलिए ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को दिया जा सके। तो ये भी एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग से। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 मशीनरी है जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें से एक भी गायब हो जाए या फिर कुछ खराब हो जाए, काम ना करे, तो हमारे रिकॉर्ड में सारा चीज रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, जिसको कोई भी यूजर्स देख के, या मैनेजर ही या ऑनर कोई सा भी यूजर्स देख के ये पता लगा सकता है कि हमारे ये वाले एसेट में कोई दिक्कत है, उसके तुरंत क्या है, उस पर तुरंत काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बिजनेस के एसेट भी प्रोटेक्ट होते हैं। तो बात करते हैं अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या काम है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसको सिस्टमेटिकली मेंटेन करना अकाउंटिंग का पहला काम है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जिसमें ये हमें बात पता चलता है कि हमारे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, हमारी खुद की कैपिटल कितनी है, हमारे टोटल एसेट कितने हैं, हमारी कितनी लाइबिलिटी यानी कि कितनी उधारी हम पे चढ़ गई है, ये सब चीजें बनाना, ये भी क्या है, अकाउंटिंग का काम है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि अकाउंटिंग करना, ठीक है, अकाउंट को मेंटेन रखना भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है, और टैक्स वगैरह फाइल करना भी अकाउंटिंग से ही होता है। जब तक हम अकाउंटिंग करके प्रॉफिट लॉस और टैक्स लाइबिलिटी हम नहीं जान पाएंगे, तो हम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे, तो इस लीगल रिक्वायरमेंट को हम पूरी नहीं कर पाएंगे बिना अकाउंट्स के। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करवाना भी अकाउंट्स का काम होता है।
कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस की है वो कम्युनिकेट करना टू द फाइनेंशियल या अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी असिस्ट करना, उनको हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में थ्रू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। जो भी उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि कितना पैसा उसके पास है कितना नहीं, उस सारा चीज़ हमें क्या है अकाउंटिंग से मिलता है। दूसरा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जो बिजनेस के मैनेजमेंट में है उनको पूरी तरह असिस्ट करता है, ये पूरी तरह उनकी हेल्प करता है, उनको प्रॉफिट लॉस और जो भी बिजनेस की कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बारे में पूरा मैनेजमेंट को बताता है। रिप्लेसेस मेमोरी, इसमें क्या है मेमोरी को रिप्लेस करता है ये। जैसे कोई भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, अब उसको याद तो इंसानों को रहेगा नहीं जो काफ़ी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जो अकाउंट्स में लिखे हैं उन अकाउंट्स को देख के पता लगाया जा सकता है कि उस वक्त ये चीज़ हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ये ट्रांजेक्शन हुआ था। तो ये मेमोरी की इसमें ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम रिकॉर्ड देखकर ही हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडीज का मतलब जैसे पुराने मतलब पिछले साल हमारे को क्या प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें क्या प्रॉफिट हुआ था, उस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हम कंपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग में। पिछले साल भी हमने एक अकाउंटिंग की होगी जिसमें हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ हुआ होगा, इस साल भी हमने कुछ अकाउंटिंग की होगी उसमें भी कोई ना कोई रिजल्ट आया होगा। तो दोनों के रिजल्ट को हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। किसके हेल्प से? अकाउंटिंग के हेल्प से, क्योंकि अकाउंटिंग से ही वो सारे रिजल्ट हमें मिलते हैं। अगला है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। जो भी टैक्स लायबिलिटीज हमारी है जैसे जीएसटी वगैरह, तो हम इससे सेटल कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना, हम दे नहीं पाएंगे। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, हमें कितना टैक्स भरना है? हम जब अकाउंटिंग करते हैं उससे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है। तो फैसिलिटेट भी करता है सेटलमेंट करने के लिए टैक्स लायबिलिटी को। अगला है फैसिलिटेट्स लोन्स। ठीक है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है, जिससे वो डिसीजन ले पाते हैं कि हमें लोन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो किस लिमिट पर लोन मिलना चाहिए, कितना लोन हमें मिलना चाहिए। तो हमें ये लोन दिलाने में भी बड़ी मदद करता है अकाउंटिंग। एविडेंस इन कोर्ट, यानी कि क्या है अकाउंटिंग वो एविडेंस हमें ला के देता है, वो एविडेंस ला के देता है जहाँ पे भी हमें प्रूफ करने की ज़रूरत हो कि ये ट्रांजैक्शन या ये इवेंट उस मोमेंट पे हुए थे, तो वो एविडेंस का काम अकाउंटिंग करता है। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। इन फ्यूचर अगर हमें मन करता है कि हम हमारा बिजनेस बेच दें, तो उस बिजनेस की हमें क्या प्राइस मिलनी चाहिए, ये भी अकाउंटिंग से हमें मिल जाती है कि हमारे बिजनेस में अभी कितनी क्या है, हमारे बिजनेस की अभी कितनी मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू क्या है, हम कितने में हमें ये बिजनेस बेच देना चाहिए, ये भी हमें क्या है अकाउंटिंग से मिलता है। असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि जब हम दिवालिया हो जाते, बिजनेस हमारा दिवालिया हो जाता है, तो हम उसमें कितना हिस्सा, जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और 2 लाख किसी को देने हैं, हमें ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी? ये चीज़ हमें पता चलेगा अकाउंटिंग से। ठीक है। 2 लाख रुपए हमें देने, 1 लाख रुपए हमारे हैं, तो हम 1 रुपए में से 50 पैसा हम दे सकते हैं, यानी कि जिसको 2 रुपए देने हैं उसको हम 1 ही रुपए दे सकते हैं। ये कहाँ से पता चला? ये अकाउंटिंग से पता चला। तो ये इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन में भी बड़ा साथ देता है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, यानी कि जो पार्टनरशिप अकाउंट है, कोई बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है उसमें भी क्या है बहुत हेल्प करता है। जैसे कोई नया पार्टनर की एंट्री करनी है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर कर रहा है या फिर डिसॉल्व करना है, उस पार्टनरशिप फर्म को ही खत्म करना है, तो उस टाइम पर अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है कि किसका कितना हिस्सा था, किसका कितना हिस्सा रहेगा, किसके हिस्से में कितनी प्रॉफिट आएगी, किसके हिस्से में कितना लॉस आएगा। ये सारा चीज़ अकाउंटिंग हमें क्या करती है, मदद करती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो पहली लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग हर बार क्या है पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं,
प्रॉफिट के अंदर अपनी एसेट एक दिखा दी, हमने मान लो अपनी एक एसेट दिखा दी कि हमारे डेटर्स है, डेटर्स यानी कि हमने उधार सामान बेचा है उनको, अब वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है। वो हमारी हमने संपत्ति मान रखी है कि वो पैसे देने वाले हैं, लेकिन क्या पता उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जाए जिनकी नीयत बदल जाए या वो दिवालिया हो जाए कि वो पैसे नहीं देंगे, तो क्या वो हमारी संपत्ति है? तो इस तरह से क्या है, कई बार ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं हो पाती है अकाउंटिंग, ठीक है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्या है, अनरियलिस्टिक सी लगती है। जैसे एक मशीन खरीदी हमने 1 लाख रुपए की और माना हर साल 20% का उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो क्या 20% का ही डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा? डेप्रिसिएशन मतलब उस एसेट की या उस वस्तु की चीज़ों में गिरावट आना, कीमत में गिरावट आना, ठीक है। तो क्या वो 20% तक ही कीमत गिरती रहेगी उसकी? ज़्यादा या कम भी तो गिर सकती है। तो इस तरह से थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिया जाता है जिसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सके, पैसों में वैल्यू निकाल सके। क्वालिटिंग एलिमेंट्स को नहीं लिया जाता, जैसे किसी मैनेजर का स्किल, किसी कर्मचारी का, किसी एम्प्लॉय का एफर्ट, उसको अकाउंटिंग नहीं की जाती, उस चीज़ की करी भी नहीं जा सकती, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी टर्म में ही की जाती है। एफर्ट कोई मॉनेटरी टर्म में हम उसको यूज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग में कैश बैलेंस जो निकाला जाता है, मान लो 10,000 का कैश बैलेंस है, मार्केट में जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जो कैश की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, क्या उसको लिखा जाता है? हमारे अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, क्या अब 10,000 की जो कल तक 10,000 वैल्यू थी, अगले दिन अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई वैल्यू को लिखी जाएगी, या उसकी वैल्यू जो घट जाती है, कैश की वैल्यू जो घट जाती है, उस वैल्यू को लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइस लेवल चेंज को ये इग्नोर कर सकता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, कई बार लोग अकाउंटिंग को अपने फायदे के हिसाब से कुछ गलत करके या कुछ उसमें चेंजेस करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एकदम अच्छा दिखाते हैं। कई लोग जैसे जिसको अपने बैंक से ज़्यादा लोन चाहिए, तो वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाएगा ताकि बैंक से उसे लोन मिल सके। जब लोन चुकाने की बारी आएगी तब वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लॉस में दिखाएगा कि हम दिवालिया हो चुके, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे इसी चैप्टर के आगे रोल, प्रोसेस और कई सारी चीज़ों के बारे में, अकाउंटिंग के इसी चैप्टर के बारे में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।